नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज चुनाव के मैदान में पाकिस्तान की एंट्री हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसीज पाकिस्तान को सूट नहीं करती। फवाद चौधरी ने मोदी के खिलाफ राहुल के कैंपेन को राहुल ऑन फायर कहकर राहुल गांधी की तारीफ की। जब राहुल से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान की इस बयानबाजी का पूरा फायदा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है। मोदी ने कहा, कांग्रेस मरी तो पाकिस्तान रोया। मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तान दुआ कर रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें गुजरात के आणंद में कही। मोदी ने कहा कि यह बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की मुरीद है, लेकिन अब तो पाकिस्तान और कांग्रेस की दोस्ती खुलकर सामने आ गई है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात क्यों कही, इसको समझ लेते हैं। असल में एक दिन पहले ही पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी। राहुल गांधी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा था, राहुल ऑन फायर। जैसे ही फवाद चौधरी का यह ट्वीट सामने आया, बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर 1936 की मुस्लिम लीग की छाप होने की बात कह रहे थे। अब मोदी ने यह कह दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। मोदी की स्पीच फवाद चौधरी ने भी सुनी और उसके बाद ट्वीट करके कहा, लगता है मोदी जी मेरे स्टेटमेंट से अपसेट हो गए हैं। फवाद चौधरी ने आज कहा कि वो पर्सनली राहुल गांधी को नहीं जानते, लेकिन मोदी सरकार की पॉलिसीज उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मामला जो है ना, वो राहुल गांधी जी का नहीं है। मामला तो ये है कि इस वक्त जो एक एक्सट्रीमिज्म है, एक जो शिद्दत पसंदी है, एक जो फंडामेंटलिज्म है, जो कि एक ओरिजिनली हिंदू महासभा का एजेंडा था 1920 से, उसको कैसे रोका जाए।
और नरेंद्र मोदी को जो भी रोक सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई और हो, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए हर उस शख्स की तरफ से जो कि एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ है। और मेरा पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म को लेके भी यही एक मौक़िफ़ है, यही मेरा स्टैंड है, और हिंदुस्तान को लेकर भी यही स्टैंड है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से पूरा रीजन एक डिस्टेबलाइज हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिदों को गिराकर एक तारीख़ बदलने की कोशिश की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसलिए मैं तो राहुल गांधी साहब को नहीं जानता, लेकिन जाहिर है कि नेहरू फैमिली है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट के लिए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो और ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 1930 में स्वराज का नारा लगाया था और मुकम्मल आज़ादी की बात की थी। तो ये कंट्रीब्यूशंस तो इस फैमिली की बहुत हैं हिंदुस्तान में की तरफ और इस रीजन की तरफ, इसमें तो कोई शुबा नहीं। आज जब राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे पाकिस्तान के फवाद चौधरी के इस बयान के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो वहां से चले गए। जहां तक फवाद चौधरी का सवाल है, वो राहुल गांधी को क्यों जिताना चाहते हैं, पाकिस्तान का डर क्या है, इसकी वजह की बात करेंगे। लेकिन पहले मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। अशोक गहलोत आज गुजरात में थे, अहमदाबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। जाहिर है उनसे पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उनका रिएक्शन सबसे पहले आया। गहलोत ने कहा, जब जब चुनाव आता है बीजेपी पाकिस्तान को ले आती है, यह सब बीजेपी का चुनावी गिमिक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान वो ये तो चुनाव जीतने के हथकंडे उनके हैं। अब जनता इन हथकंडों में आने वाली नहीं है। 2019 के अंदर इन्होंने यही काम किया, बालाकोट कर गुरा के, अब भी यही कर रहे हैं। भाई सीमाओं पे कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा मुल्क एकजुट होता है सरकार के साथ में, सरकार किसी की भी हो। अगर मोदी जी गवर्नमेंट थी, बालाकोट हुआ, कुछ भी हुआ, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। उसको ये टर्न लेके चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। अब ये हरकतें करने लगे, वापस पाकिस्तान को लेके आ गए। कहाँ पाकिस्तान कोई चर्चा में है देश के अंदर? तो ये क्या हो रहा है? इसके बाद कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी सामने आए। राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले मोदी को यह बताना चाहिए कि पाकिस्तान से उनका क्या रिश्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह तो कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान पहुंच गए थे। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के, जहाँ पे रेड कारपेट वेलकम उनका हुआ। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? और जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे? मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान का रिश्ता न तो कोई छुपी हुई बात है, न कोई रहस्य की बात है। मोदी ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, फिर नवाज शरीफ के इनविटेशन पर अनप्लान्ड तरीके से लाहौर भी गए, दुनिया को दिखा दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को सुधरने का पूरा पूरा मौका दिया। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना, नहीं सुधरा, तो 2 बार घर में घुसकर मारा। एक बार हमारी फौज जमीन के रास्ते से गई और दूसरी बार बजरंगबली के रास्ते से उड़कर हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। ये शॉर्ट में
मोदी का पाकिस्तान से रिलेटेड रिकॉर्ड है। यह मोदी का पाकिस्तान से रिश्ता है। अब कांग्रेस के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानियों से मोदी को हराने के लिए मदद मांगी थी। अब 10 साल बाद पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल को सपोर्ट किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने राहुल ऑन फायर कहकर उनकी तारीफ की। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी को यह मौका किसने दिया, और मोदी ऐसे किसी मौके को कभी नहीं छोड़ते। फुल टॉस फेंकोगे तो मोदी सिक्सर जरूर मारेंगे। अच्छा तो होता कि राहुल गांधी कहते उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं चाहिए, यह हमारा घर का मामला है, इससे हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन राहुल इस पर खामोश रहे। अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान को तो भारत में कमजोर सरकार चाहिए, एक कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की मोदी से यही प्रॉब्लम है। मोदी एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास फुल मेजॉरिटी की स्टेबल सरकार है, लोग उनके पीछे हैं। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है, पाकिस्तान की हैसियत कम हुई है, और यह मोदी की वजह से हुआ। इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात की चुनावी रैलियों में एक और इशू जोर शोर से उठाया। मोदी ने कहा, अभी तक तो लोगों ने लव जिहाद के बारे में सुना था, लेकिन अब कांग्रेस के लोग वोट जिहाद की बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद करने के लिए मुसलमानों को उकसा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। असल में वोट जिहाद का शब्द कल कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने इस्तेमाल किया था। मारिया आलम समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कल फर्रुखाबाद में वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने पहुंची थी। फर्रुखाबाद की एक पब्लिक मीटिंग में मारिया आलम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सभी मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट करना होगा, जुल्म रोकने के लिए वोट जिहाद करना होगा। नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया और आज आनंद की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता की फैमिली के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लीडर्स उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक है। मोदी की बात सही है। वोट जिहाद की बात कहने वाली सलमान खुर्शीद के परिवार की महिला हैं। सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर
मुसलमानों को देने का इल्जाम लगाया और फिर राहुल गांधी को सीधे सीधे चैलेंज किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस लिखकर गारंटी दे कि वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मोदी ने कहा अगर शहजादे में हिम्मत है, चुनौतियां मंजूर है तो सामने आए और देश को गारंटी दे। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादों को चुनौती देता हूं, पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं, मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। इसके बाद मोदी गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर निशाना साधा। खड़गे ने कल छत्तीसगढ़ के जांजगीर की एक रैली में कहा था कि उनके कैंडिडेट का नाम शिव कुमार है, उनके नाम में शिव है, इसलिए वो राम से मुकाबला कर सकते हैं। आज मोदी ने कहा उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई कि कांग्रेस राम को हराना चाहती है। उसका मकसद भगवान राम को हराना है। अगर कांग्रेस राम को हराना चाहती है तो किसे जिताना चाहती है? कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान कर दिया, भारत पाकिस्तान कर दिया, राम का नाम ले दिया, उन्हें सोचना चाहिए कि चुनाव में वोट जिहाद का नाम किसने लिया, मोदी को मौका किसने दिया। और यहां भी वही बात है, मोदी को मौका मिलेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। चुनाव में वोट जिहाद की बात कहां से आई, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मोदी को मौके किसने दिए, इसको भी समझने की जरूरत है। मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस बनाकर एक सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने का आइडिया अच्छा था, लेकिन इस प्लान की धज्जियां
सबसे पहले राहुल गांधी ने उड़ाई जब उन्होंने वायनाड से लेफ्ट के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। वहां लड़ाई बीजेपी से नहीं है। केरल के चीफ मिनिस्टर ने कहा भी, अगर बीजेपी से लड़ना है तो यूपी में लड़ो, केरल में क्यों आए। अब यह बात कौन नहीं जानता कि राहुल गांधी वायनाड गए क्यों। इसलिए गए क्योंकि वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा क्योंकि उन्हें वायनाड में वोट चाहिए। राम को शिव से हराने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी, यह मौका उन्होंने दिया। जब विरोधी ऐसे काम करेंगे, ऐसी बातें कहेंगे, तो मोदी इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उनका कैंपेन इसी तरह का होता है। और जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी परंपरागत तरीके की राजनीति नहीं करते। इलेक्शन में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने विरोधियों को पस्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और इस काम में आजकल उनकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा रोड शो किया। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और जय श्री राम के नारे लगे। मैनपुरी में अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। योगी ने आज जयवीर सिंह के लिए वोट मांगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैनपुरी के बाद योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचे। यहां पर योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को निशाना लगाया। एटा से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के लीडर कल्याण सिंह का गहरा नाता रहा है। वो 2009 से 2014 के बीच एटा से सांसद रहे। फिर 2019 में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बीजेपी के टिकट पर एटा से जीत हासिल की थी और इस बार फिर से बीजेपी ने राजवीर सिंह को ही चुनाव में उतारा है। इसलिए योगी ने यहां कल्याण सिंह का जिक्र करके राम मंदिर का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना का एक मैसेज तक नहीं भेजा, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया और इसी समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का भी अपमान किया, उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया। भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए
कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे। लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ आज जिस वक्त एटा और फिरोजाबाद में चुनावी रैलियां कर रहे थे, मैनपुरी में रोड शो कर रहे थे, उसी वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैनपुरी में मौजूद थी। बीएसपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आज मैनपुरी की रैली में मायावती ने एक बड़ा दावा किया। मायावती ने कहा उनके विरोधी ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में बीएसपी खुद नहीं जीत सकती, सिर्फ किसी पार्टी को सपोर्ट करके जिता सकती है। मायावती ने कहा वो ये गलतफहमी छोड़ दें, कहीं इस बार पासा न पलट जाए। विरोधी पार्टियां यहां प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है। लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाए। ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव मायावती के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार उनका डर मायावती से नहीं बल्कि बीजेपी से है। मैनपुरी में हुए बाई इलेक्शन में डिंपल यादव ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी करवा सकती है। सरकार के कहने पर सरकारी अफसर कुछ खेल कर सकते हैं। न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए आप फर्रुखाबाद में तो केस कर रहे हो, यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए, फोन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था, याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगर पालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी, यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अखिलेश अधिकारियों से नाराज हैं और उनकी परेशानी समझी जा सकती है। एक जमाना था जब बीजेपी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों पर ज्यादा ताकत नहीं लगाती थी, उन्हें हारा हुआ मान लेती थी। उदाहरण के तौर पर मैनपुरी हमेशा से मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी की पक्की सीट रही है। अखिलेश ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की बीजेपी यहां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। योगी आदित्यनाथ यहां पूरा जोर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर वोट मांग रहे हैं। और सिर्फ मैनपुरी नहीं, बीजेपी हर उस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है जिसे समाजवादी पार्टी अपना स्ट्रांग होल्ड समझती है। ऐसी एक और सीट है बदायूं। आज अमित शाह बदायूं पहुंचे। वो उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर थे, कैंपेन कर रहे थे। बदायूं में उनके निशाने पर था यादव परिवार। समाजवादी पार्टी ने बदायूं से आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, फिर उनका टिकट काटकर शिवपाल यादव को उतारा और फिर अंत में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार बने। अमित शाह ने इसी बात को लेकर
अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी को यादवों के वोट तो चाहिए, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो अखिलेश यादव की नजर अपने परिवार से आगे कहीं नहीं जाती। बदायूं वालों, यहां यादव समाज बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। ये अखिलेश ही अपने आप को यादव का खैरख्वाह कहते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं, आपको अपने परिवार के सिवा कोई यादव नहीं दिखता? आप खुद लड़ रहे हो, डिंपल बेन लड़ रही है, अक्षय लड़ रहा है, धर्मेंद्र लड़ रहा है, कोई और भी लड़ रहा है। पांचों यादव आपने आपके परिवार से दे दिए। अब मुझे बताओ, बदायूं के यादवों का कभी नंबर लगने वाला है भाई? अरे बोलो तो, लगने वाला है? अखिलेश यादव भी आज बदायूं में थे। समाजवादी पार्टी का यहां मजबूत वोट बेस है। मुस्लिम और यादव वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। इनकी मदद से समाजवादी पार्टी ने 1996 से लेकर 2014 तक ये सीट लगातार जीती। 2019 में अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव यहां जीत की हैट्रिक नहीं बना पाए, इसलिए पार्टी ने इस बार अखिलेश के दूसरे कजन आदित्य यादव पर दांव लगाया है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए शिवपाल यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। आज शिवपाल ने कहा 2019 में तो जहां ईवीएम रखी गई थी उस स्ट्रांग रूम में तोते घुस गए थे, इसलिए धर्मेंद्र यादव हार गए। लेकिन इस बार गलती से तोते स्ट्रांग रूम में घुस गए तो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। 2019 के चुनाव में हमारे भतीजे धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था, और इस बार तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे। और अगर गलती से घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बार इस चुनौतियों और प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी और पार्टी को मजबूत कार्यकर्ता इन चुनौतियों का मुंह तोड़ करके जवाब देने का काम करेंगे। आज तोते की बात शिवपाल ने नहीं, अखिलेश यादव ने भी की। आप सोच रहे होंगे कि बदायूं के इलेक्शन में तोतों का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है। दरअसल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में जाकर गड़बड़ी की थी, इसीलिए धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे। इन अफसरों को समाजवादी पार्टी के लोग सरकारी तोता कहते हैं। वैसे अखिलेश यादव को भी आज बदायूं में अमित शाह की रैली का अंदाजा था। अखिलेश ने अपनी रैली में कहा आज दिल्ली वाले नेता भी बदायूं आए हैं, उन तक सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंचती है। ऐसे में बदायूं में बीजेपी की सिचुएशन देखकर उनके तोते उड़ गए होंगे। वैसे तो तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं और उनके पास सब सूचना और जानकारी का तंत्र है। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके। बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहां से समाजवादी पार्टी 6 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन बीजेपी 2 बार यहां से जीती है। पहली बार बीजेपी ने 1991 में राम लहर की वजह से बदायूं में चुनाव जीता और 2019 में मोदी लहर की वजह से बीजेपी की संघमित्रा मौर्य चुनाव जीती। लेकिन संघमित्रा मौर्य के पिता ने बगावत कर दी, इसलिए इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। समाजवादी पार्टी 3 बार कैंडिडेट बदल चुकी है। दरअसल बदायूं में यादव और मुसलमान वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है और अखिलेश यादव को लगता है कि इस बार माई समीकरण बदायूं में समाजवादी पार्टी को जीत दिला सकता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो इस बार बदायूं, अमेठी और रायबरेली समेत सारी की सारी 80 सीटें जीतने वाले हैं। और शायद बीजेपी का यह दावा, ये कॉन्फिडेंस राहुल और प्रियंका को अमेठी रायबरेली आने से रोक रहा है।
अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार अनाउंस नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। फिर कहा गया कि काफी सोच विचार करने के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया, न राहुल लड़ेंगे अमेठी से, न प्रियंका रायबरेली से लड़ेगी। कांग्रेस के वर्कर और यूपी के नेता चाहते हैं कि गांधी परिवार के सदस्य अमेठी और रायबरेली से लड़ें, लेकिन जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते, वो वायनाड से ही एमपी रहना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ें। प्रियंका का कहना है कि वो चुनाव लड़कर एक सीट तक सीमित रहने के बजाय पूरे देश में पार्टी के लिए कैंपेन करना चाहती है। आज सुबह कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संकेत दिया था कि राहुल और प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की उम्मीद काफी कम है। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। आज सुबह से शाम तक यही चर्चा होती रही कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से कैंडिडेट बनेंगी या नहीं बनेगी। इस पर अमेठी से बीजेपी के सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज दिया। स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी के लोग राहुल गांधी को लापता सांसद के तौर पर जानते हैं और अगर राहुल में हिम्मत है तो वो उनके सामने आए, डिबेट करें और ये बताएं उन्होंने अमेठी के लिए क्या क्या किया। कौन आएगा ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें, क्योंकि अगर कोई पत्रकार उनसे कोई ठोस सवाल करता है तो भाजपा का पत्रकार कहलाया जाता है। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने, पत्रकार वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी, वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे। स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से बीजेपी की कैंडिडेट है। स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी को हराया था। जहां तक रायबरेली का सवाल है, अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम आज अनाउंस कर दिया। रायबरेली से बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो 1,67,000 वोट से हार गए थे। इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना करके राहुल और प्रियंका ने भी एक बड़ा मौका खो दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कोई खास नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें एक बड़ा संदेश मिलता, इसका असर उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये तय नहीं किया कि रायबरेली और अमेठी से उसके उम्मीदवार कौन होंगे। बीजेपी ने आज यूपी की कैसरगंज सीट से अपना कैंडिडेट अनाउंस किया। कैसरगंज से बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है, उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। महिला रेसलर्स के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आरोपों की वजह से बृजभूषण सिंह विवादों में रहे और इसी वजह से बीजेपी अब तक कैसरगंज सीट से अपना कैंडिडेट घोषित करने से बचती रही।
बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने से बीजेपी को नुकसान होने का डर था, क्योंकि वो इस इलाके में काफी दबदबा रखते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काटा तो उनके बेटे को प्रत्याशी बना दिया। करण सिंह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज अपने नाम का ऐलान होने के बाद करण भूषण सिंह ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अपनी जगह बेटे को टिकट मिलने पर बृजभूषण ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। कल बेटे के नॉमिनेशन में बृजभूषण भी शामिल होंगे। पार्टी नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बेटे करण भूषण सिंह को के ऊपर भरोसा जताया। रहा सवाल ये कि ये चुनाव है, इधर 4-5 दिन से क्षेत्र से हम आउट हैं और इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने वोटों से जीतेगी। नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन करण भूषण सिंह को करना है। कल 9 बजे यहाँ से चलने की योजना है और 11 कुछ की साइट है, रतकुल में इकट्ठा होंगे। आप लोग आइए, स्वागत है। क्या आप भी साथ रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो रहें। बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट दिया तो विपक्षी दलों को मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में जरा भी नैतिकता नहीं बची, उन्होंने यौन शोषण के आरोपी के बेटे को टिकट दे दिया। जयराम रमेश ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का मामला सामने आने के बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आई और उसने यह नया कारनामा कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बृजभूषण के बहाने बीजेपी पर अटैक किया। संजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री महिलाओं पर अत्याचार के किसी भी मामले पर नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। संजय सिंह ने कहा असल में मोदी ऐसे लोगों को अपनी खामोशी से बढ़ावा देते हैं। तो इसमें फर्क क्या पड़ गया? इसमें क्या बदलाव क्या कर दिया? बाप को नहीं मिला, बेटे को टिकट मिल गया। तो इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, मणिपुर में निरस्त करके महिलाओं को घुमाया जाए या फिर प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, हर मसले पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं और अपनी मूक सहमति देते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट राजनीति में वोट पाने की मजबूरी का एक गलत उदाहरण है। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। मामला कोर्ट में है, लेकिन इस इलाके में बृजभूषण का दबदबा है। वो खुद भी चुनाव जीतते हैं और आसपास की 4-5 सीटों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। बीजेपी को डर था अगर बृजभूषण को बिल्कुल काट दिया गया तो वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे और काफी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। बृजभूषण ने बहुत कोशिश की उन्हें टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया। नैतिकता के लिहाज से तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से देखें तो यह फैसला मजबूरी का है। और अब बात करते हैं ओवैसी की। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ओवैसी की को बीजेपी बी टीम कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी इन दिनों नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर वही इल्जाम लगा रहे हैं जो दूसरे विपक्षी दल लगाते हैं। ओवैसी ने हैदराबाद के गोशामहल इलाके में एक जनसभा को एड्रेस किया। गोशामहल हैदराबाद का वो इलाका है जहां से बीजेपी के राजा सिंह विधायक हैं, इसलिए ओवैसी ने अपनी इलेक्शन मीटिंग वहीं रखी। गोशामहल में अपनी तकरीर में ओवैसी ने पिछड़ों और दलितों की बात की, फिर वो मुद्दे की बात पर आए। ओवैसी ने कहा मोदी मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। मोदी 400 सीट इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान बदल सके, दलितों और पिछड़ों से आरक्षण छीन ले। ओवैसी ने कहा बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आने से रोकना होगा। कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को घुसपैठी कहना ये कौन सी बात है? आप इस देश के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, बोलिए आप, कौन रोक रहा आपको? हम भी बोलते हैं उनके खिलाफ, मगर आप देश के वजीर आजम रहकर एक रोड पर बैठने वाला भी इस तरह की घटिया बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, 133 करोड़ जनता के आप वजीर आजम है, आप उनको घुसपैठी बोल रहे हैं।
बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। कहां है बच्चे ज्यादा पैदा, कौन पैदा करता है बताइए। तीसरा बोल दिए कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगल सूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये क्या है, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी, आप 2002 से यही तमाशा कर रहे हैं। क्या किसी को नौकरी का इंतजाम 10 साल में हुआ यहां पर? आज जाकर देखिए, आप नौजवानों के दिलों में नफरत लगा दिए और बोल दिए कि तुम मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करते रहो। पूरे मुल्क में नफरत पैदा कर दिया जाए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में। क्या नफरत पैदा कर दी जाए कि मुसलमानों का वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुसलमानों का वोट बैंक था ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है जिसके जरिए से नरेंद्र मोदी ने 6,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को दिए। नरेंद्र मोदी 400 पार क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके रख दिया जाए। अगर संविधान को नहीं खत्म करे तो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। हमारे दलित भाई बहनों को और बाबा साहेब अंबेडकर से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि 400 पार का मतलब यह है कि दलितों से आरक्षण रिजर्वेशन छीन लिया जाए। आप बताइए फिर क्या होगा? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये इलेक्शन बहुत नाजुक है, ये इलेक्शन बहुत अहम है। हमको हर हाल में रोकना है बीजेपी को सत्ता में आने से। ऐसा लगता है कि मोदी ने जो कुछ कहा उससे ओवैसी को गहरी चोट लगी है, दर्द दिल में हुआ है। 40 साल से हैदराबाद ओवैसी परिवार की पक्की सीट रही है। इस बार ओवैसी को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता मैदान में है और माधवी लता का कहना है कि फेक वोट से, फर्जी वोटों से ओवैसी हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार वो फर्जी वोट कटवा दिए गए हैं। अमित शाह भी माधवी लता के सपोर्ट में रोड शो करने कल हैदराबाद पहुंचे थे और ओवैसी के लिए ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। आज बिहार की 2 इंपॉर्टेंट सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने अपने अपने नॉमिनेशन फाइल किए। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ने नामांकन भरा। नॉमिनेशन के वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, मारीना पासवान और बहनोई अरुण भारती थे, लेकिन उनके चाचा और हाजीपुर के सिटिंग एमपी पशुपति पारस चिराग के नामांकन में शामिल नहीं हुए। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, पिता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हाजीपुर में रोड शो किया। चिराग के रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने पिता की हाजीपुर सीट से चिराग पासवान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 का चुनाव चिराग ने जमुई से जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की सीट से लड़ने का फैसला किया। हाजीपुर सीट पासवान परिवार की परंपरागत सीट रही है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान यहां से रिकॉर्ड 8 बार सांसद चुने गए। सारण सीट से आज बीजेपी उम्मीदवार और सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी ने भी नामांकन भरा। इस बार इस सीट पर आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उतारकर मुकाबले को इंटरेस्टिंग बना दिया है। राजीव प्रताप रूडी ने आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मंदिर में पूजा की। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के पुराने नेता हैं। 2014 और 2019 का चुनाव वो इसी सारण सीट से जीत चुके हैं और 2024 में तो उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था। अब बात डीप फेक की। अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। अमित शाह वाले डॉक्टर वीडियो में पुलिस ने जिस तेजी से एक्शन लिया, उसके बाद योगी के इस डीप फेक वीडियो को किसी नेता ने तो शेयर नहीं किया, लेकिन श्याम गुप्ता नाम के एक शख्स को यह वीडियो पोस्ट करने के आरोप में नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। श्याम गुप्ता खुद को रेहड़ी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहते हैं। उन्होंने पुलवामा अटैक और पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर भी एक फेक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब यूपी एसटीएफ इस केस की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एआई जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो अपलोड कर वायरल किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ द्वारा की गई, जिसमें अभिसूचना संकलन के उपरांत आज दिनांक 2 मई को अभियुक्त श्याम गुप्ता निवासी बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर मूल निवासी लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा भ्रामक व आपत्तिजनक तथ्यों का प्रसार करने हेतु उक्त वीडियो तैयार कर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था। अभियुक्त से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा की जाएगी। फेक वीडियोस का मामला काफी सीरियस है। मैं खुद इससे परेशान हूं। मेरे नाम से भी कई फेक वीडियोस बनाकर दवाई बेचने के फर्जी विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन में तो जिस तरह से अमित शाह का फेक वीडियो आया, उसने इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बना दिया। आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी इसी तरह का मामला आया। पिटीशनर से कोर्ट से कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आदेश जारी करे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोर्ट चुनाव आयोग पर भरोसा करती है और उसे अपने आप ऐसे मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बीच चुनाव में इलेक्शन कमीशन को कोई निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बदल गई है कि इस तरह के वीडियोस को 100% खत्म कर पाना मुश्किल होगा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इनसे डील करने के लिए आईटी एक्ट एक अच्छा कानून है, उस पर अमल किया जाए। और कोर्ट ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान आने वाले डीप फेक वीडियोस के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लेगा और इस मामले को इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ देना चाहिए।